नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे ही विषय पर साथ मिलकर बात करने जा रहे हैं जिस देश के मजदूरों, कर्मचारियों और उनके परिजनों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस। इस देश का विकास चमकीली इमारतों से नहीं बल्कि उन हाथों से होता है जो दिन रात मेहनत करते हैं। वे कर्मचारी जो अपने जवानी में देश के विकास के लिए अपना जीवन खपा देते हैं। बुढ़ापा सुरक्षित हो, ये हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने ये सुनिश्चित किया है कि पेंशन व्यवस्था न सिर्फ आसान हो बल्कि आधार और अधिकार भी हो। आज ईप्स का लाभ लाखों परिवारों को सुरक्षा देता है। एरिक वस्टाफ हो, उसका जीवन मित्र हो या उसका बच्चा हो। मेरे श्रमिक मजदूर और आपकी पेंशन सिर्फ एक राशि नहीं है, ये आपके वर्षों की निष्ठा और परिश्रम का सम्मान है। इसलिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि पेंशन के मामले में हम ये भी सुनिश्चित करें कि किसी भी कर्मचारी को अपने अधिकार के लिए ग्रहों के चक्कर न काटने पड़े। डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से आपके दस्तावेज, आपकी सेवा, आपका इतिहास और आपकी पेंशन सब कुछ आपके डोमेन में मोबाइल पर उपलब्ध हो रहा है। कर्मचारी और पेंशनर। इस समय बहुत सारे कर्मचारी और पेंशनर अलग अलग हैं, तरह तरह की बातें लेकर भ्रम में हैं, प्रश्न कर रहे हैं और लगातार संदेश भेज रहे हैं। इसी कारण से आज हर मुद्दे को एक एक करके स्पष्ट और ज़मीन से जुड़ी भाषा में समझाना ज़रूरी है ताकि आप भ्रमों से दूर रहकर सही निर्णय ले सकें। पिछले कुछ दिनों से सबसे ज़्यादा चर्चा जिसकी हो रही है वो है किराए में अच्छी न छोटी बच्ची का क्रेडिट होना। किसी के 260 में 50 करोड़, एशियन कॉर्नर 380, क्रोएशियाई कॉर्नर 40, कहीं थोड़ा ज़्यादा तो कहीं थोड़ा कम। जैसा ही ये नोट आता है सबसे पहला सवाल यही है कि 18 महीने का क्या एरियर है, क्या रुका हुआ बड़ा भुगतान शुरू हो गया है। यहाँ सबसे ज़रूरी बात बहुत स्पष्ट तरीके से देना ज़रूरी है। हर क्रेडिट को सीधे 18 महीने के लिए एरियर से जोड़ना सही नहीं है। कोरोना काल के दौरान एक लंबी अवधि तक डीए रेफ्रिजरेटर बनाया गया था। एक ही समय में कई तरह के अलावेंस, कुछ श्रेणियों में संशोधन, कुछ पोस्टिंग और कर्तव्य आधारित लाभ और कई मामलों में अलग अलग प्रकार की सह आयता में बदलाव हुए। ये समस्या ये हुई कि डीए रेफ्रिजरेटर के रहने के दौरान कुछ बढ़ी हुई अपडेट होने वाले अलावेंस की एंट्री और पेट्रोलिंग टाइम पर सिस्टम में पूरी तरह से दर्दनाक न हो पाई, कहीं भी पास नहीं हो पाई। अन्यत्र रस्तरा बिल अटका रहा, अन्यत्र रिकॉर्ड सिस्टम में अद्यतन लंबित रह गया और अन्यत्र बैंक चैनल के नेटवर्किंग में देरी हो गई। जब बाद में रिकॉर्ड धीरे धीरे साफ होना शुरू हुआ, बैकलॉग और रिकंसिलिएशन की प्रक्रिया चली, तब कई मामलों में डेफिनेशन एरियर के छोटे छोटे हिस्सों के लोगों के खाते में क्रेडिट लगे। यही कारण है कि ये नोट हर व्यक्ति को एक जैसी नहीं मिल रही है। इस बात पर प्रतिबंध है कि क्या उस रेफ्रिजरेटर अवधि में आपके किन किन अलावेंस को नामित किया गया था, आपकी पोस्टिंग कहाँ थी, आपकी सेवा प्रोफाइल क्या थी, आपके रिकॉर्ड में कौन सा प्रवेश लंबित था और भुगतान किस स्तर पर रुका हुआ था। किसी का मामला सिर्फ एक छोटी सी दोस्ती का हो सकता है तो किसी का मामला कई मदों के जोड़ों का हो सकता है। इसलिए अलग अलग लोगों को अलग अलग नामांकन मिलना बिल्कुल सामान्य है। यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी सावधानी ये है कि अगर आपके खाते में कोई पैसा नहीं है तो इसे तुरंत उत्तर प्रदेश में किसी भी नतीजे पर पक्की डीरियर सेवा प्रदान करें। सबसे पहले अपने बैंक के क्रेडिट के साथ जो नरेशन विवरण संदर्भ लिखा होता है उसे ध्यान से देखें। कई बार यहाँ से संकेत मिल जाता है कि ये किस्मत का भुगतान है। यदि आप कर्मचारी हैं तो अपना विवरण अवश्य देखें कि कहीं एरियर या डेवलप्स की कोई लाइन तो नहीं बताई गई है। यदि आप पेंशन भोगी हैं तो अपने पेंशन पासपोर्ट या पासबुक में देखें कि कहीं भी एरियर के रूप में कोई अलग प्रवेश नहीं है। और नहीं, यदि कोई संस्करण बिल्कुल स्पष्ट नहीं है तो सोशल मीडिया पर चल रहे संदेशों पर विश्वसनीय करने के बजाय बैंक की सीपीपीसी की सुविधा या भुगतान वाले संबंधित लिंक से अधिक सही तरीके से पूछना है। बहुत से लोग बार बार पूछ रहे हैं कि अगर ये डीए एरियर नहीं है तो फिर ये क्या है। इसका व्यावहारिक उत्तर ये है कि कई मामलों में ये उन मदों का भुगतान हो सकता है जो डीए रेफ्रिजरेटर अवधि में रोक दिए गए थे या अपडेट न किए गए थे और अब सिस्टम क्लियरेंस के चरणबद्ध तरीके से रिलीज हो रहे हैं। ध्यान रखें, इस तरह की प्रक्रिया बारंबार चरण स्टॉक किसी को आज पैसा मिल जाता है, किसी को अगले सप्ताह, किसी को अगले महीने। इसलिए अगर अभी तक आपकी जेब में कुछ नहीं आया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल ये है कि अगर किसी के खाते में कुछ भी क्रेडिट नहीं हुआ है तो उसे क्या करना चाहिए। इसके लिए एक सरल और व्यावहारिक रोडमैप अपना। सबसे पहले अपना बैंक पासपोर्ट और पेंशन या दस्तावेज अपडेट करें। दूसरा, अगर आपने पहले किसी मद का क्लेम बिल या रिक्वेस्ट दिया था तो उसकी रसीद या डायरी नंबर जमा कर लें। तीसरा, यदि आपको लगता है कि आपकी पात्र वस्तुएं और रिकॉर्ड दस्तावेज लंबित हो सकते हैं तो संबंधित कार्यालय या डीडीओ में प्रवेश के लिए लिखित रूप में पंजीकरण करें और उसकी पुष्टि करें ज़रूर लें।
चौथे, पेंशन भोगियों के लिए बैंक की CPPCL संबंधित पोर्टल और रिकॉर्ड चैनल पर स्टेटस चेक करना हमेशा जादुई रहता है। अब आइए लाइव किस्से से जुड़ी वो समस्या जिस पर बड़ी संख्या में पेंशन भोगी परेशान हैं। बहुत से लोगों ने समय पर बिक्री की दुकान जमा की, फिर भी उन्हें SMS आता है कि पेंडिंग है, कोई खोज नहीं हुई है या वे बाकी हैं। ये स्थिति कई बार तकनीकी पहलुओं से जुड़ी होती है, जिसके कारण तत्काल पेंशन के कारण OTP ऑथेंटिकेशन विफल हो सकता है। कई बार नेटवर्क पर उचित समय पर OTP नहीं आता या गलत OTP डाल दिया जाता है। सिस्टम सबमिशन को पेंडिंग या रिजेक्ट मोड में डाल दिया गया है। दूसरा कारण बैंक और सेंट्रल सिस्टम के बीच डेटा अपडेट में देरी हो रही है। कई मामलों में रियल टाइम सिंक नहीं होता और जानकारी में 48 से 72 घंटे तक लग सकते हैं। इस दौरान सिस्टम बार बार पेंडिंग संदेश भेजता रहता है। तीसरा कारण ये भी होता है कि कुछ मामलों में लेक साइंटिफिक डिसऑर्डर की खोज हो जाती है और उसकी सूचना ईमेल पर चली जाती है, लेकिन बहुत से बुजुर्ग पेंशनरों को ईमेल नियमित रूप से नहीं दिखता या वो मेल स्पैम में चला जाता है। नतीजा ये होगा कि उन्हें असली वजह पता ही नहीं चलेगा और केवल पेंडिंग मैसेजेस से चिंता बढ़ती जा रही है। इसका समाधान क्या है? सबसे पहले संबंधित पोर्टल या रिकॉर्ड सिस्टम में लॉगिन करके वास्तविक स्थिति देखें। यदि वहां कोई त्रुटि या रिजेक्ट लिखा है तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सही विवरण के साथ नया लाइफ सेटल जाम करें। PPO नंबर, पहचान, नाम, बैंक खाता और अन्य जानकारी बिल्कुल सही हों। अगर स्टेटस पेंडिंग दिख रहा है तो 24 से 48 घंटे का समय और लें और फाइल चेक करें। बहुत से मामलों में ये आपके लिए दिलचस्प हो सकता है। यदि फिर भी कोई समस्या बनी हुई है तो बैंक या CSR से सबमिशन रेफरेंस लेकर शिकायत दर्ज करें। ये आपके केस की सुविधा हो सकती है। यहाँ एक छोटी लेकिन बहुत काम की सलाह है। ऑफिस में बार बार गलत सबमिशन ना करें। पहले स्टेटस देखें, फिर सही कदम डिज़ाइन, सही दस्तावेज और सही प्रवेश के साथ समस्या का शीघ्र समाधान होता है। ये बात डायरेक्टली मेरे उन सब्सक्राइबर्स के लिए है जो हर अपडेट को सेलेक्ट करना चाहते हैं और सही जानकारी के आधार पर निर्णय लेना चाहते हैं। अब बात करते हैं पेंशन से जुड़े एक बड़े और महत्वपूर्ण सिद्धांत की। पेंशन से संबंधित दस्तावेजों के समाधान स्तरों पर नियुक्ति के तरीके से होना चाहिए। कई बार पेंशनर्स को छोटी छोटी मददों के लिए भी बार बार गर्लफ्रेंड के आकर्षक किरदार मिलते हैं, जो उम्र के इस निरीक्षण पर बहुत कठिन हो जाते हैं। अन्य पेंशन स्वास्थ्य बीमा से जुड़े मामलों में ये ज़रूरी है कि सीधे डेट पर जाएं, तय समय में सम्मान हो गए और सिस्टम ऐसा बना कि लोगों को हर बात के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। व्यावहारिक रूप से आपके लिए सबसे ज़रूरी कदम यही है कि आप अपनी शिकायत हमेशा एक दस्तावेज के रूप में लिखें, सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें और रसीद या डायरी नंबर अवश्य लें। लिखित अभिलेख आपका सबसे बड़ा सहारा बनता है और यही आपका एक केस को मजबूत बनाता है। अब वो समस्या सामने है जो हजारों पेंशन भोगियों के बीच एक ही पद, लगभग समान सेवा, लगभग एक ही तारीख को वेतन, फिर भी पेंशन में 300 या 350 या फिर मूल का अंतर मतो। ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण पुराने समय के मैनुअल पर फिक्सेशन रिकॉर्ड अपडेट में हुई गलतियां, इंक्रीमेंट या फिटमेंट एंट्री की विफलता या ट्रांजिशन के समय सिस्टम में मिसमैच हो सकता है। कई पेंशन भोगियों को पुराने समय तक ये पता ही नहीं चला कि उनकी पेंशन का भुगतान कम तय हुआ है, क्योंकि शुरुआत में हर कोई ये मानता है कि जो राशि आ रही है वही सही है। लेकिन यही वो जगह है जहां पर स्टोरेज बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपकी पेंशन कम है तो इसे पेंशन में ना लें। अपनी सेवा पुस्तिका, सेवा अभिलेख, पंजीकरण, चिपकाओ, लास्ट प्राइस पे और पिपलो ये परत की जानकारी एकत्र करें। यदि संभव हो तो समान श्रेणी किसी भी रॉकेट के फिक्सेशन से तुलना करें। इन सभी दस्तावेजों के साथ संबंधित कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज करें। कई मामलों में रीचेक के बाद पेंशन रीजारी होती है और एरियर भी बनता है। ये आपका अधिकार है कि आपकी पेंशन सही तरीके से ठीक हो। अब आते हैं 18 महीने के DA एरियर पर, सबसे बड़े आउटलुक इशू पर। इस विषय को लेकर ज़रूरी भी हैं, चर्ते भी हैं और लंबे समय से मांग भी है। एक तरफ कर्मचारी और पेंशन भोगी इसे अपना जायज़ हक मानते हैं, दूसरी तरफ सरकारी वित्तीय दबाव, बजट की सीमा की बात होती है। इस मुद्दे पर अलग अलग स्तरों पर प्रतिनिधित्व और रियाय ऑटोमोबाइल किराए पर चर्चा की गई है। लेकिन एक जिम्मेदार और व्यावहारिक बात यह है कि जब तक कोई आधिकारिक अधिसूचना या स्पष्ट घोषणा सामने नहीं आएगी, तब तक भुगतान या अंतिम तिथि तय नहीं की जाएगी। ऐसी बातें कहना ठीक नहीं है। सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे और तारीखें हैं, लेकिन आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि उसके पीछे कोई आधिकारिक दस्तावेज है या नहीं। अगर किसी अवधि का एरियर वाजिब तरीके से तय होता है तो बड़े पैमाने पर बार बार चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जा सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से नीतिगत निर्णय पर प्रतिबंध लगाता है। इसी तरह रसेल वेतन आयोग को लेकर भी बहुत सारे सवाल सामने आते रहते हैं। कई लोग बड़े पैमाने पर घोषणा, आदेश जारी हो रहे हैं और एरियर फाइनल होने की बातें करते हैं। यहाँ भी वही नियम लागू होता है। किसी भी प्रकार से वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया में उनका स्थायी, प्रगतिशील, स्वीकृत और लागू होने का समय लगता है।
जब तक आधिकारिक तौर पर कोई स्पष्ट कदम सामने नहीं आया, तब तक इसे कंफर्म करना उचित नहीं है। अब एक और सबसे उलझन वस्तु 65 वर्ष की आयु पर 5% लाभ या अतिरिक्त लाभ को लेकर, ये भी बहुत स्पष्ट है। सच तो यह है कि पेंशन में आयु कितनी होती है। धन्यवाद।